नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज़, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल टॉपिक्स को जो यूपीएससी मेंस में हमें देखने को मिलते हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सो इन दिस लेक्चर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हम टाइप्स ऑफ बजट को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपने बहुत बार अलग अलग तरीके के बजट के बारे में ज़रूर सुना होगा, जैसे जेंडर बेस्ड बजटिंग बहुत फेमस है, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग बहुत फेमस है। उसी तर्ज पे एक और बजट होता है लाइन आइटम बजट। फिर ये पीपीबीएस से होता है प्रोग्राम परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग। कभी आपने आउटकम बजटिंग के बारे में सुना होगा। ये अलग अलग बजटिंग बेसिकली की जाती हैं ताकि हम अपने बजट को और ज़्यादा गोल ओरिएंटेड बना पाएँ, और ज़्यादा प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को ऑब्जेक्टिव मैनर में सेट कर पाएँ, अपने एम्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, और उसको फुलफ़िल कर पाएँ, तो खर्चा भी कम हो और मुनाफा भी ज़्यादा हो। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, बहुत आसान भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो। अब सबसे पहले मैं आपको लाइन आइटम बजट समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, लाइन आइटम बजट को समझाने के पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल कोट करता हूँ ताकि आप इसको एक बार में डाइजेस्ट कर पाओ। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के पास में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्लियर। अब उस प्रोजेक्ट में क्या होता है, हमारे बहुत तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक प्रोजेक्ट है कि हमें इंदौर से उठ के पुणे जाना है और पुणे में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करना है, लेट सपोजेडली, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे तरीके के एक्सपेंसेस होंगे। जैसे सबसे पहले तो हमको ट्रैवल करना होगा, तो ट्रैवल करके पुणे जाएंगे, तो एक एक्सपेंस हो गया जिसमें हम ट्रैवल एक्सपेंसेस मान लेंगे, राइट। दूसरा एक्सपेंसेस हमारा स्टेइंग का हो जाएगा कि रुकेंगे कहाँ, ठीक है। तो इस तरीके के अलग अलग एक्सपेंसेस हमारे उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि इस ट्रैवल एक्सपेंस में भी जो इसकी सब हेडिंग होती होंगी, जैसे ट्रैवल करने के टाइम पे क्या लगेगा, गाड़ी लगेगी, तो फ्यूल की कॉस्ट मान लो, राइट। ड्राइवर लगेगा, ड्राइवर की कॉस्टिंग ऐड ऑन कर लो। फिर जैसा मैंने बताया स्टे करना है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, होटल या मोटेल लगेगा, राइट। फिर स्टे करोगे तो आपको फूड भी लेना पड़ेगा, खाना, क्लियर। इसके बाद में अगर गाड़ी रेंट पे लिए तो आपको गाड़ी का रेंट देना पड़ेगा। समझ में आया आपको बात। तो पहले हमने क्या करा कि हमने सारे एक्सपेंसेस जोड़े कि ट्रैवल, स्टे, फिर इसकी हम सब हेडिंग्स पे गए कि अच्छा अब ट्रैवल करना है तो फ्यूल, ड्राइवर, रेंट, क्लियर। तो इसके थ्रू हमने क्या करा, अब हम ये देखेंगे कि यार एक साल पहले, अब हम इसको पहले के सालों से कंपेयर करेंगे, प्रीवियस ईयर्स बजट से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो बेस है जिससे हम इसको कंपेयर करेंगे वो हम प्रीवियस ईयर का लेंगे। अब हम कैसे देखेंगे दोस्तों इसको कि यार पिछले साल जो ड्राइवर की तनख्वाह थी वो 2,000 रुपये थी, मगर ड्यू टू इन्फ्लेशन अब ये 2,000 में तो नहीं जाएगा, अब इसको कम से कम 3,000 देना पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका हम कुछ कॉस्टिंग बढ़ा देंगे। फिर फ्यूल का हम लोग उस तरीके से कुछ कॉस्टिंग बढ़ाएंगे, हो सकता है रेंट की भी कॉस्टिंग बढ़ गई हो। तो जब हम इंडिविजुअली इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारे ट्रैवल एक्सपेंसेस में पिछले साल से कितना ज़्यादा इस बार पैसा लगेगा। तो होगा क्या कि जब हम हमारे बजट को सेट कर रहे होंगे, तो जब हम ऐसे छोटे छोटे सब हेडिंग्स में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा जो बजट है वो बहुत सही बनेगा, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनेगा, और हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। मतलब कि अगर हमने निकाला जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि 100 रुपये में हम पुणे में जाके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, तो वाकई में हमारा 100 रुपये में, या फिर थोड़ा सा इधर उधर 98 से लेकर 102 रुपये तक में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आई आपको। तो ये बात थी लाइन आइटम बजट के बारे में, जिसमें हम एक लाइन ऑफ रीजनिंग को लेके चल रहे थे। ध्यान से समझना कि ये लाइन आइटम बजट इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम लाइन ऑफ रीजनिंग लेके चल रहे थे। किस तरीके की लाइन ऑफ रीजनिंग और क्या ऑब्जेक्टिव था, इसके दो ऑब्जेक्टिव से इसको आप डिफाइन कर सकते हो। देयर इज अ प्लेस ऑफ एवरीथिंग, मतलब कि हमारे बजट में हर चीज़ है, देयर इज अ प्लेस ऑफ एवरीथिंग, और एवरीथिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उसकी जगह पे है। मतलब कि एवरीथिंग इज एट इट्स प्लेस, या फिर एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ये दो ऑब्जेक्टिव है, क्लियर दोस्तों। अब अगर आपको इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखने हैं तो ये तो बहुत ही आसान है। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स आप किस तरीके से देख सकते हो। जैसे अगर मेरिट्स की बात करें तो ईजी और सिंपल है इसको प्रिपेयर करना, राइट। और क्योंकि आप बजट को इतने माइन्यूट लेवल पे जाके प्रिपेयर कर रहे हो तो इस पर कंट्रोल रखना बहुत आसान है।
है ना। जैसे आप मान लो किसी के भरोसे इस प्लान को छोड़ दो, इस बजट को, तो कोई आपसे धोखाधड़ी नहीं कर सकता। इसके बाद इनपुट और एक्सपेंडिचर पे इस प्लान में फोकस देखने को मिलता है। फिर जैसे मैंने बताया कि माइक्रो लेवल पे हम देख रहे हैं, तो माइक्रो लेवल पे एक्सपेंस कंट्रोल भी रहता है इसमें, और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी किस तरीके से, जैसे अभी मैंने बताया कि ड्राइवर के अगर एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं इन्फ्लेशन के कारण, तो उसको आप यहाँ पे संज्ञान में ले लोगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मगर यही इसके कुछ डीमेरिट्स भी बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स के कारण कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा एम्फेसिस दे देते हैं जो हमें नहीं देना चाहिए। अब जैसे फ्यूल ड्राइवर, स्टे कहाँ पे करेंगे, क्या होता है जब बहुत बड़े प्रोजेक्ट को आप इंप्लीमेंट करने जाते हो तो ऐसे छोटे एक्सपेंसेस पे जब आप ध्यान देते हो तो बड़ी चीज़ों से आपका ध्यान भटक जाता है, राइट। फिर कुछ ऐसी लीगैलिटीज़ पे हम लोग यहाँ पे ज़्यादा ओवर फोकस कर लेते हैं जो कभी कभी हमें हमारे मुद्दे से हटा सकता है, राइट। इसके बाद में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो एक्चुअल आउटपुट होता है वो हमें ढंग से पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि हम सिर्फ फिगर पे ध्यान देने लग जाते हैं। और क्योंकि इतने माइक्रो लेवल पे अगर आप कोई चीज़ करोगे तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी है वो भी आप बहुत अच्छे से यहाँ पे सेट नहीं कर पाओगे। और साथ ही इट लीड्स टू लेसर इफिशिएंसी, क्योंकि आप हमेशा ये देखते रहोगे कि एक्सपेंडिचर पार्ट पे आपने जो तय किया था कहीं उससे ज़्यादा तो नहीं निकल रहे हो। तो ये कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स थे, क्लियर। अब चलते हैं हम प्रोग्राम परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग। बेसिकली अगर इसको एक लाइन में डिफाइन करना हो कि ये प्रोग्राम परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग का क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है कि रुपी जो हमने एलोकेट किया था बजट में कि इस प्रोग्राम में इतना पैसा लगना चाहिए, हाउ इट वॉज एक्सपेक्टेड टू टर्न इन टू रिजल्ट एंड वॉट रिजल्ट इट हैज़ प्रोड्यूस्ड, ये हमको ये शोकेस करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो हमने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम के अंदर 100 रुपये दिए और हमने एक्सपेक्ट किया कि इसके अंतर्गत हम बच्चों को वैक्सीनेशन लगवा देंगे, फॉर एग्जांपल कोविड पैंडेमिक में, क्लियर। और यहाँ पे हमने ये पाया कि 100 रुपये खर्च करने के बाद में हम सिर्फ 10% बच्चों को पैसा वैक्सीनेशन लगा पाए, तो हमने खर्चा कितना कर दिया, पूरे 100 रुपये, मगर ऑब्जेक्टिव कितना फुलफिल कर पाए, सिर्फ 10%। तो ये शोकेस करता है कि जो हमारा परफॉर्मेंस था इतने बजटिंग के लिए, उसका उस प्रोग्राम का परफॉर्मेंस कैसा रहा, बहुत पुअर आएगा, वेरी पुअर में। तो बेसिकली अगर इसको डिफाइन करना हो तो आप इसको लिख सकते हो आउटपुट ओरिएंटेड बजट इंफॉर्मेशन। साथ ही यहाँ पे दोस्तों जो रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं ना, रिसोर्स एलोकेशन, वो ज़्यादा इफ़िशेंट होते हैं और साथ ही साथ ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें जो इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि कितने % बच्चों को वैक्सीनेशन लग गया, तो ऑब्जेक्टिव या फिर इंडिकेटर बोले तो वो स्पेसिफिक होते हैं कि सीधे देखो वैक्सीनेशन कितने बच्चों का हुआ, तो स्पेसिफिक इंडिकेटर है रिगार्डिंग टास्क क्या होना चाहिए था। फिर जो मीन्स हैं ऑफ अचीविंग देम वो भी यहाँ पे क्लियर कट मेंशन होते हैं। और साथ ही हर प्रोग्राम का फिजिकल और फाइनेंशियल आस्पेक्ट भी क्लियर होता है, जिस कारण से उसको अचीव करना ईजी हो जाता है। और इसी कारण से यहाँ पे जो कॉस्ट आने वाली है टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव वो भी यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। तो ये बात थी परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग के बारे में। अब अगर हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स देखें कि परफॉर्मेंस बजटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, तो आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो फिजिकल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट प्रोग्राम के क्लियर हो जाएंगे, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी, अगर काम सही होता है तो अप्रिशिएट कर पाएंगे और एल्स पेनल्टी लगा पाएंगे, इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑडिट हो पाएगी। ऑडिट क्यों आसानी से हो पाएगी? क्योंकि स्पेसिफिक इंडिकेटर है, वैक्सीनेशन कितने बच्चों को लगी ये देखो और काम खत्म, क्लियर। तो इस कारण से हम लोग PPBS पे शिफ्ट होना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ डीमेरिट्स भी हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो अभी तो मैंने आपको बहुत आसानी से बोल दिया कि वैक्सीनेशन कितने % बच्चों में हुए देख लो, बट ये जो क्वांटिफिकेशन होता है ये हर बार इतना आसान नहीं होता है कि हम लोग एक बार में देख के बता दें कि जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो गया है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे सोशल प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिनको क्वांटिफाई करना बहुत टफ होता है, क्लियर। तो जो एक्सटर्नैलिटीज़ होती हैं किसी भी एक सोशल प्रोग्राम में उसको आप मेजर नहीं कर सकते बहुत बार, तो ये एक सबसे बड़ा डीमेरिट है। इसके बाद जो दूसरा डीमेरिट हम देखेंगे वो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब होता क्या है दोस्तों कि कभी कभी एक ही प्रोग्राम के अंदर
4 से 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्लियर। अब इन 5 ऑब्जेक्टिव्स को क्वांटिफाई करना या देख पाना बहुत टफ होता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। तो इस कारण से इनका क्वांटिफिकेशन बहुत टफ हो जाता है, और अगर उसके बाद भी आप करना चाहोगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाएगी, और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगी तो ये एक्सपेंसिव हो जाएगी, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। ये कुछ डिमेरिट्स थे। क्लियर दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ बजटिंग पे, जिसका नाम है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। नाम से समझ में आ रहा है ये जो बजटिंग होगी ये ज़ीरो से शुरू होगी। ठीक है। तो बेसिकली इसमें यही होता है, किसी भी बेस ईयर का, प्रीवियस ईयर या उससे पहले कोई भी बेस ईयर का यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया जाता है। जैसे मान लीजिए होता क्या है कि मैंने आपको बताया कि पुणे में जाके आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे पिछले साल से कंपेयर नहीं करेंगे कि पहले ड्राइवर को कितने पैसे देते थे अब कितने देने, नहीं, एकदम बिल्कुल शुरू से प्रोसेस डिज़ाइन करेंगे। जैसे पहले हम लोग डिज़ाइन करेंगे कि हम लोग ट्रैवल करेंगे, वहाँ पे हम लोग इक्विपमेंट्स ले जाएंगे वहाँ पे अपने साथ, वहाँ पे हम फिर होटल में रुकेंगे, राइट। फिर हम लोग वहाँ पे ज़मीन ढूंढेंगे, ज़मीन पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ कुछ इस तरीके से। तो क्या होता है, एक पूरी प्रोसेस वापस से डिज़ाइन की जाती है ताकि यहाँ पे नई नई चीज़ों को इवॉल्व कर पाएँ। हो सकता है कि किसी के दिमाग में एक नया आइडिया आ जाए कि पिछली बार हम होटल गए थे, इस बार हम होटल में ना रुक के वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो इससे एक प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा और जितने टाइम हम रहेंगे वहाँ पे उसके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। तो क्या होता है कि कुछ कुछ आइडियाज़ हर बार चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए इसमें ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में जो पूरी प्रोसेस है उसको हर बार नई तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको अल्टरनेटिव्स मिलते रहते हैं जो आपको हो सकता है पहले दिमाग में ना आए हो, या फिर सिनारियो चेंज हो गया है, ईयर ओवर द ईयर चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो नए नए अल्टरनेटिव्स आपको मिलते हैं। उन अल्टरनेटिव में जो सबसे इफ़िशिएंट अल्टरनेटिव होता है, जिसमें सबसे कम रिसोर्स को यूज़ करके आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओगे, उसको उठा लिया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो परफॉर्मेंस लेवल है इस ज़ीरो बेस्ड बजटिंग के थ्रू वो बहुत अच्छा हो जाता है। कैसे? जैसा मैंने आपको बताया, कम पैसे में ज़्यादा मुनाफा। क्लियर। तो ये जो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग है इसको हमारे यहाँ पे अपनाने की बात चल भी रही है, मगर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो स्टेटस को मेंटेन रखते हैं, इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ऑलरेडी ओवरबर्डन भी हमारी ब्यूरोक्रेसी, तो ये एग्जीक्यूटिव्स के लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा कि हर बार बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना। और क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं वो जर्नलिस्ट होते हैं, तो उनको हर बजटिंग की प्रोसेस की नीटी ग्रिटी नहीं पता होती है, तो इस कारण से भी वो चेंज से रिलक्टेंट है। और फाइनली क्योंकि हम आम जनता को अगर देखें तो हमारे यहाँ का जो कॉमन मैन है, अगर प्रोग्राम्स एकदम जल्दी जल्दी चेंज होंगे तो वो उसका मकसद नहीं समझ पाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसको थोड़ी पता है कि ज़ीरो बेस्ड बजटिंग के थ्रू आपको कोई नया अल्टरनेटिव मिल गया और आपने उस चीज़ पे स्विच कर लिया। वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा। कभी आप बोलोगे उसको ऐप डाउनलोड करोगे तो ये चीज़ मिलेगी, कभी फिर आप उसको बोलोगे कि अब तो घर बैठे आप क्या जाएगी, चिंता मत करो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में हैक्टिक हो सकती हैं। तो अगर ज़ीरो बेस्ड बजटिंग के हम लोग मेरिट्स और डिमेरिट्स की कुछ बात करना चाहें तो मेरिट्स में जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों कि ज़्यादा ओरिएंटेड होता है किसके तरफ, गोल की तरफ। ठीक है। ओल्ड और न्यू एक्टिविटीज़ को कनेक्ट करने की एक प्रोसेस आप मान सकते हो इसको। बजट हर साल ज़ीरो बेस से शुरू होगा, तो जो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें सेवरल डिपार्टमेंट आके जब कांटेक्ट करते हैं तो नई नई चीज़ें, नए नए अल्टरनेटिव्स आते हैं। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें या प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन की कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत अच्छा होता है यहाँ पे हमेशा, राइट। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है उसमें हम बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। जो ग्रेटर पॉसिबिलिटी होती है हमारे गोल को अचीव करने की वो बढ़ जाती है। ये कुछ। और डीमेरिट्स की अगर बात करें तो आप समझ ही गए कि इतना ज़्यादा पेपर वर्क हो जाएगा, इतना ज़्यादा हेक्टिक काम है, हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स उसके लिए वर्दी नहीं है इतने, ये सब प्रॉब्लम। ठीक है। आखिरी में आते हैं हम लोग जेंडर बजटिंग पे। तो जेंडर बजटिंग दोस्तों हमारे यहाँ पे फॉर्मल मैनर में शुरू की गई थी इन 1997-98। क्लियर। तो बेसिकली हमारे यहाँ बोला जा सकता है कि जो वुमेन कंपोनेंट का प्लान है वो इस ईयर से शुरू हुआ था। इसमें हम लोग करते क्या हैं, इसमें हम एक जेंडर सेंसिटिव बजट बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें रिसोर्सेज का जो एलोकेशन होता है, रिसोर्सेज का जो एलोकेशन होता है उसमें जेंडर इनइक्वलिटीज़ को ध्यान में रख के उसका एलोकेशन किया जाता है।
और इसमें जो जेंडर पर्सपेक्टिव मेंटेन किया जाता है ना, वो सिर्फ एक स्टेप में नहीं होता है, बहुत सारी स्टेप पे बजट के जेंडर पर्सपेक्टिव देखा जाता है। जैसे सबसे पहले जब आप कोई भी कानून पास करोगे, इनेक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन, उसमें आपका जेंडर पर्सपेक्टिव दिखेगा, वुमेन एम्पावरमेंट करना चाहोगे आप, ठीक है। फिर पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन करते टाइम आपको जेंडर सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी। जब आप प्लानिंग करोगे फिर प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ की, यहाँ पे आपको जेंडर सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी। जब आप असेसमेंट करोगे टारगेट ग्रुप का कि वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए इकोनॉमी में क्या चाहिए, इस तरीके से इसमें। फिर जब रिसोर्सेज को एलोकेट करोगे इसमें। फिर जब आप इम्पैक्ट असेसमेंट करोगे कि अब हमने कर तो दिया मगर फ़ायदा क्या हुआ इसमें, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पूरी जेंडर बजटिंग प्रोसेस में बहुत सारे स्टेजेस पे जेंडर सेंसिटिव बजट की प्रिपरेशन होती है। तो दोस्तों मेरी तरफ से इतना ही था इस पर्टिकुलर लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको एक बहुत ब्रॉड व्यू इन सारे टाइप ऑफ बजट का दे पाया हूँ, जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है, दैट आई एम अश्योरिंग यू। सो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, माइट दे ऑल्सो नीड एन लाइक इफ यू शेयर विथ देम। इन द एंड, stay tuned with me for the future lectures. Keep shining. Have a good day.